Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's session, we are going to discuss about the vitamins, the overview of the vitamins and general discussion. What is the history of the vitamins, how we define types, digestion and absorption, and the difference between the metabolism factor की base पे fat and water soluble vitamin का difference, and what are the basic tips to preserve the vitamin loss. तो विटामिन्स को जब डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम लोग इसको विटामिन्स की हिस्ट्री देखते हैं कि कैसे न्यूट्रिशन की फील्ड के अंदर विटामिन्स का इन्वेंट किया गया. अगर हम लोग डिस्कस करें हिस्ट्री ऑफ द विटामिन्स, द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी इज नोन एज द मोस्ट एक्साइटिंग एरा. 20वीं सदी का जो अर्ली पार्ट था इसको मोस्ट एक्साइटिंग एरा ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ द न्यूट्रिशन माना जाता है. क्यों माना जाता है ये भी डिस्कस करते हैं. हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर 20th सेंचुरी इज नोन एज द मोस्ट एक्साइटिंग एरा बिकॉज इन दिस टाइम देयर इज द डिस्कवरी ऑफ द विटामिन्स. विटामिन्स की डिस्कवरी इस टाइम में स्टार्ट हुई थी. विटामिन्स की डिस्कवरी भी कह सकते हैं और द एसेसरी ग्रोथ फैक्टर, वो फैक्टर, वो न्यूट्रिएंट जो कि ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं, उनकी डिस्कवरी हुई थी इन दिस सेंचुरी. तो डेट इज़ द रीज़न कि इसको मोस्ट एक्साइटिंग ईयर टाइम कहा जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ द न्यूट्रिशन. तो फर्स्ट टाइम जो विटामिन डिस्कवर हुआ, ऑफ कोर्स विटामिन्स का उस टाइम नाम इन्वेंट नहीं था उसका नाम प्रॉपर, तो इसको एक सब्सटेंस की बेस पे इन्वेंट किया गया. द फर्स्ट ऑफ दीज डाइटरी एसेंशियल टू बी डिस्कवर वाज एन एंटी बेरीबेरी. एक सब्सटेंस जिसका नाम उन्होंने उस टाइम पे एंटी बेरीबेरी रखा. एंटी बेरीबेरी सब्सटेंस आइसोलेटेड फ्रॉम द राइस, स्पेशली ब्राउन राइस से. किसने इसको फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया? दिस इज इन्वेंटेड बाय द बायोकेमिस्ट कैसिमर फंक. कैसिमर फंक गिव इट द नेम ऑफ द विटामिन. अब इसका नाम देखिएगा, एंटी बेरीबेरी सब्सटेंस विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द राइस, और उसने सब्सटेंस को डिस्क्राइब किया और उसने इसका नाम रख दिया विटामिन. विटामिन उसने नाम रख दिया बिकॉज दिस सब्सटेंस वाज एन अमाइन एंड नेसेसरी फॉर द लाइफ. आफ्टर द फंक, very shortly there are some other scientists, they play their role to invent the series of the vitamins. So after the funk we have the other scientist which name is the McCollum, and with the McCollum we have the Davis. मैकॉलम और डेविस ने क्या किया? एक्सट्रैक्ट अ फैक्टर फ्रॉम द बटर फैट. दे एक्सट्रैक्ट अ केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम द बटर फैट. मतलब दूध के ऊपर जो बलाई आती है उसमें से उन्होंने एक केमिकल सब्सटेंस डिराइव किया और दे डिस्कवर दिस केमिकल सब्सटेंस इज soluble only on the fat content, which is not soluble on the water content. ठीक है, तो इसको उसने ऑन द बेस ऑफ द सॉल्युबिलिटी दे गिव अस द प्रॉपर नेम. उसने क्या नाम दे दिया इसको? फैट सॉल्युबल ए. ओके, व्हाई इन्होंने इसको फैट सॉल्युबल विटामिन ए का नाम क्यों दिया? टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द वाटर सॉल्युबल एंटी बेरीबेरी सब्सटेंस. वाटर सॉल्युबल जो हमने फंक ने डिस्क्राइब किया था उससे इसको वेरीफाई करने के लिए उन्होंने इसको नाम दे दिया वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन ए. और अभी तक इसका नाम जो था वो विटामिन के नाम से ही आ रहा था. ओके, तो वी हैव द टू क्लासिफिकेशन. इनिशिएट हो गई सीरीज ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ फैट और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की. तो जो हमारे पास मैकॉलम और डेविस थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम इनोवेटिव डिस्कवरी की फैट सॉल्युबल विटामिन की, और फंक ने की किसकी? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की डिस्कवरी की.
एज ईच एडिशनल विटामिन वाज डिस्कवर्ड, जैसे जैसे विटामिन डिस्कवर होते गए इट वाज असाइंड अ लेटर, उनको एक लेटर असाइन किया जाता गया। और क्योंकि हमने डिस्क्राइब किया था कि व्हाट अमाइंस का मतलब है अमाइन और विच इज नेसेसरी फॉर द लाइफ, बट व्हेन वी हैव द सीरीज ऑफ द विटामिन्स, उसमें से उन्होंने क्या किया, द अल्फाबेट जो ई था ऑन विटामिन was dropped to give the general name vitamin. Why it needs to develop the common name vitamins? Because only a few of the essential substances were found to be amines. कि जो जो केमिकल सब्सटेंस उस टाइम डिस्कवर हो रहे थे उनमें से बहुत से ऐसे सब्सटेंस भी थे जो कि नेसेसरी तो थे फॉर द लाइफ, बट उनमें से कुछ ऐसे थे जिसके अंदर अमाइंस पाए जाते थे। तो बजाय इसको वाटा अमाइंस का नाम दें, दे गिव इज द जनरल नेम ऑफ द विटामिन विच कंटेन द बोथ एसेंशियल सब्सटेंस विच हैव द अमाइन और विदाउट अमाइंस। ठीक है, एज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द विटामिन नॉन्स, तो इन्होंने विटामिन को जो था केमिकल स्ट्रक्चर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द आइसोलेशन, कि कहाँ से आइसोलेट किए गए हैं, आइसोलेशन की बेस पे और सिंथेसिस की बेस पे केमिकल स्ट्रक्चर डिजाइन होना स्टार्ट कर गए विटामिन के। सो ऑन द बेसिस ऑफ द आइसोलेशन एंड द सिक्रीशन और सिंथेसिस की बेस पे इट गिवन अ केमिकल नेम। ठीक है, ईच केमिकल नेम वाज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द सब्सटेंस एंड देयर यूनिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद क्या हुआ, जब हमने विटामिन्स को थोड़ी हिस्ट्री देख ली कि हु इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने वाटर सॉल्युबल की सीरीज को इनोवेट किया और फैट सॉल्युबल को इनोवेट किया, तो ये हमारी थोड़ी हिस्ट्री हो गई। सो वी नो दैट द विटामिन्स में हैव द वैरायटी ऑफ द फंक्शन, क्योंकि जिंदगी के लिए जरूरी है और इसके बहुत ज्यादा फंक्शन होंगे टू परफॉर्म द नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज। सो विटामिन्स को अगर देखा जाए तो विटामिन्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेनी कह लें सब टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, जिसमें से कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जो कि एक्टिव हैं और बॉडी में जाके एज इट इज यूज हो जाती हैं, लेकिन कुछ विटामिन्स की टाइप्स ऐसी हैं जो कि इनएक्टिव हैं। जो इनएक्टिव टाइप्स ऑफ विटामिन्स हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज के लिहाज तो विटामिन के अंदर फॉल करती हैं, लेकिन बॉडी के लिए वो एक्टिव नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे विटामिन्स एक्टिविटी में भी फाउंड इन द सेवरल क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड। ऐसे सब्सटेंस जो कि विटामिन्स की तरह ही नजर आते हैं लेकिन बॉडी के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उनको हम लोग कहते हैं विटामिन। ठीक है, तो विटामिन एक्टिविटी में भी found in many closely related compound. विटामिन्स की तरह ही नजर आते हैं कंपाउंड, बट दे नॉट परफॉर्म any physiological function actively, so they known as the vitamer. These are the inactive form of the vitamin. We have the proper example of the vitamins, like विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए जो है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बॉडी फूड के अंदर। विटामिन ए अगर इसका हम लोग देखें एक्टिव फॉर्म में भी रेटिनॉइड्स, रेटिनॉइड की भी कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, उसमें से लिंक अगर देखा जाए तो रेटिनोल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड। जो रेटिनोल है ये एक्टिव फॉर्म है, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए, और जो रेटिनल और रेटिनोइक एसिड हैं दीज आर द विटामिन्स। तो विटामिन्स आर दोज कंपाउंड जो कि एक्टिवली बॉडी के फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आ गई विटामिन्स की। अब हमने डिफाइन करना है, थोड़ा हमें आइडिया तो हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द vitamins. Now here is the proper definition of the vitamins.
कि कैसे डिफाइन करना है. विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड with regulatory functions that are required in the diet. जब भी कोई चीज़ हम बाहर से लेते हैं, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी जो सी है उसको प्रोड्यूस नहीं कर रही, बॉडी में सिक्रीशन नहीं है, तो हम लोग उसको डाइट से लेते हैं. सो द ह्यूमन बॉडी इज अनएबल टू सिंथेसाइज देम. So that is the reason vitamins are the essential to perform the function. The organic compounds with regulatory functions that are required in the diet if the human is unable to synthesize them. अगर तो बॉडी के अंदर ये प्रोड्यूस नहीं हो रहे और हमें खुराक से लेने पड़ रहे हैं, तो vitamins is known as the essential substances जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं. तो अब अगर vitamins का वर्ड को हम लोग इस वाली डेफिनेशन के ऊपर, क्योंकि एक ओवरव्यू हमने दे दिया कि कैसे विटामिन्स को हमने हिस्ट्री में डेवलप किया, और विटामिन्स को अब हम लोग स्प्लिट करें तो वाइटल जो है, वाइटा का मतलब है वाइटल, ठीक है. तो वाइटल इज द वर्ड विच इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, जिसका मतलब होता है लाइफ. तो बहुत सब्सटेंस जो कि ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए टू परफॉर्म द नॉर्मल फंक्शन. Okay, on the basis of the solubility, we divide the vitamins in the two categories. First, we have the water soluble vitamins, and then we have the fat soluble. Water soluble को थोड़ा सा मैं लिंक करूँ भी हिस्ट्री के साथ. तो कैसिमर फंक ने इसका आइडिया दिया और फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक सब्सटेंस डिस्कवर किया गया जो कि फॉल करता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के अंदर. सेकेंड, वी हैव द फैट सोल्यूबल, जो कि मुकालम और डेविस ने इसका कंसेप्ट दिया था हमें. और सबसे पहले फैट सोल्यूबल विटामिन ए डिस्क्राइब किया गया था, विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बटर फैट. ओके, सो साइंटिस्ट आइडेंटिफाई द ईच ऑफ द 13 विटामिन्स जो कि एसेंशियल हैं, जो ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती और इट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट, रिकॉग्नाइज एज द एसेंशियल फॉर द मोस्ट पार्ट. और फर्दर उन्होंने इसको डिस्कवर कर लिया वाटर सोल्यूबल की भी सब टाइप्स के अंदर और फैट सोल्यूबल की भी. इसको हम लोग देख लेते हैं. वाटर सोल्यूबल के लिए हमारे पास है थायामीन B1, राइबोफ्लेवन B2, नियासिन B3, पेंटाथोनिक एसिड B5, B6, B9, B12 एंड विटामिन C. और फैट सोल्यूबल जो थे इनको आगे डिवाइड किया गया विटामिन ए, डी, ई एंड के. तो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल. ओके, तो उसके बाद विद द एक चीज और यहाँ पे डिस्कस कर ली जाए. ये जो सारे B1, B3, B6, B9 ये सारे विटामिन विद द एक्सेप्शन ऑफ द विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड के अलावा ऑल द सीरीज ऑफ द बी विटामिन्स या वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर द मेंबर ऑफ द बी कम्प्लेक्स. इसको हम लोग नॉर्मली बी कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, बी कम्प्लेक्स विटामिन्स मोस्टली इसको यही कहते हैं. और इनका आगे रोल्स होंगे कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज विटामिन्स. तो दीज आर द क्लासिफिकेशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द फैट सोल्यूबल विटामिन्स, कि कैसे बॉडी इनको डाइजेस्ट करती है और किस किस पॉइंट पे इनकी एब्जॉर्प्शन होती है. ओवरव्यू हम लोग लेंगे अभी. तो व्हाट आर द डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट इन द वाटर सोल्यूबल विटामिन. सबसे पहले हमारे पास ओरल कैविटी आती है. डाइजेशन की अगर बात करें तो ओरल कैविटी के अंदर ये होगा कि केमिकल इसकी जो फूड हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो च्यू किया जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा बोलस के अंदर. जो भी आप एक खुराक की बाइट लेते हैं with the lubrication process with the saliva, salivary gland और some हो बहुत माइनर क्वांटिटी में कुछ एंजाइम प्रेजेंट है जो कि इसको फूड बाइट को कन्वर्ट करेंगे बोलस के अंदर. जो नॉर्मल पार्ट है जहाँ पे हमारी डाइजेशन स्टार्ट होती है विच इज़ द स्टमक.
स्टमक में क्या होगा, जैसे ही खुराक स्टमक में आएगी डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मेजरली डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट इन द स्टमक, जिसके अंदर क्या होगा, खुराक रिलीज करना स्टार्ट कर देगी विटामिन्स को। विटामिन आर रिलीज फ्रॉम फूड, तो स्टमक के अंदर क्या होगा, रिलीज होना स्टार्ट कर देंगे। थर्ड वी हैव द पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में क्या होगा, पेनक्रियाज के अंदर हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस आता है और उसके साथ साथ लिवर में से बाइल आता है। बाइल और पेनक्रियाटिक जूस या पेनक्रियाटिक लाइपेज, अगर बहुत हम इसको सिंप्लीफाई करें, पेनक्रियाटिक लाइपेज, और फ्रॉम द फोर्थ पार्ट में अगर लिवर से देखा जाए तो हमारे पास बाइल आता है। तो ये दोनों जो हैं ये हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन की डाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं और उसके बाद ये इसकी एब्जॉर्प्शन करवाएंगे काइलोमैक्रोन के थ्रू। फिफ्थ में हमारे पास अगर इसको इस पॉइंट में हम लोग डिस्क्राइब करें तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो लिम्फेटिक सिस्टम में जाके एब्जॉर्ब होंगे विद द हेल्प ऑफ द काइलोमैक्रोन, और जो कि हमारे पास वाटर सोल्यूबल विटामिन थे वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाएंगे और टारगेट ऑर्गन को पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। इंटेस्टाइन जो सी है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं और वो बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया जो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए विटामिन के। डाइट से भी लेते हैं लेकिन ये हमारे बॉडी में ज़्यादातर प्रोड्यूस होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो ये हमारे पास ओवरव्यू आ गया डाइजेशन की कहाँ कहाँ होती है। ओरल कैविटी में नहीं होती, स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम जब एक्ट करेंगे तो फूड में से विटामिन रिलीज होना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद पेनक्रियाज और लीवर अपना काम करेंगे और जो कॉमन एक डक्ट है पेनक्रियाटिक और बाइल डक्ट है वहाँ से अपनी सिक्रीशन को पोर करेंगे। जब खुराक कायम की फॉर्म में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी तो ये दोनों अपनी सिक्रीशन को पोर करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट पे। जैसे ही स्टमक से खुराक रिलीज होगी टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये हमारे ऑर्गन हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए, ये अपनी सिक्रीशन यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। यहाँ आएगी तो खुराक को कायम कहते हैं, कुछ लोग इसको चाइम भी बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई तो यहाँ पे डाइजेशन होगी फैट सोल्यूबल विटामिन की, और एक फैट सोल्यूबल विटामिन ऐसा है जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है हमारे पास विटामिन के। ओके, अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन को और फैट सोल्यूबल विटामिन को ऑन द बेस ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो हम साथ साथ इसको लिखते जाएंगे वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल को। ओके, यहाँ हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं वाटर सोल्यूबल और दीज आर द फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ओके, सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि जो वाटर सोल्यूबल हैं और फैट सोल्यूबल हैं दोनों विटामिन्स को, कि जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जनरली होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, इनकी किस किस ऑर्गन के अंदर होगी। तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो से हैं इनकी अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन देखें तो ये इनकी एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है ऑन द डाइटरी फैट के ऊपर। इट्स एब्जॉर्प्शन इज डिपेंडेंट ऑन द डाइटरी फैट इनटेक। ओके, सेकेंडली और इसकी एब्जॉर्प्शन देखें वाटर सोल्यूबल विटामिन की, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन फैट इनटेक। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि आपने फैट सोल्यूबल विटामिन इनटेक कर लिए हैं तो अंडर द ऑप्टिमल नॉर्मल कंडीशन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40 to 90% ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर एब्जॉर्ब्ड व्हेन दे आर कंज्यूम्ड इन द रिकमेंडेड अमाउंट। अप्रोक्सीमेटली 40 to 90% ऑफ द फैट सोल्यूबल आर एब्जॉर्ब्ड। दूसरी तरफ वाटर सोल्यूबल की बात करें तो वाटर सोल्यूबल में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स टिपिकली रेंज फ्रॉम द 90 to 100%, क्योंकि म्यूकोजा है हमारी पूरी जीआई के ट्रैक के अंदर,
ब्लड के भी देखें वाटरी इन नेचर है, तो ये तमाम वो मीडिया है जहाँ पे वाटर सोल्यूबल विटामिन इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट कैसे होना है? ऑफ कोर्स फैट सोल्यूबल विटामिन रिक्वायर द सम हेल्प और सम एक्स्ट्रा फैक्टर फॉर द ट्रांसपोर्ट। तो फैट सोल्यूबल विटामिन जो से हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे किस फॉर्म में? काइलोमैक्रोन की फॉर्म में। काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में कहाँ जाएंगे? इन लिम्फेटिक सिस्टम में, और वहां से बॉडी के ऑर्गन में इनकी सर्कुलेशन होगी टारगेट ऑर्गन के ऊपर। जबकि अगर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन देखी जाए तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से या आपके यहाँ जीआईटी ट्रैक से डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में, और ब्लड से टारगेट ऑर्गन की तरफ जाएंगे जहाँ इसकी सप्लाई होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग इनकी स्टोरेज की बात करें तो विद द एक्सेप्शन ऑफ द विटामिन के, जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, क्योंकि जो विटामिन के है उसकी ऑफकोर्स रीअब्जॉर्प्शन होती रहती है बॉडी के अंदर, तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन आर नॉट रेडली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे, नॉट इजीली एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी because they are stored in the liver or the adipose tissue। तो अप्रोक्सीमेटली इनका स्टोरेज टाइम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर सोल्यूबल विटामिन्स का। तो इन कंट्रास्ट टू द फैट सोल्यूबल विटामिन, जो मोस्ट वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी मोर क्विकली। ठीक है, तो ये बॉडी से ज्यादा क्विकली क्या होंगे? एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, और इनकी बहुत लिमिटेड स्टोरेज है बॉडी में। ठीक है, इनकी स्टोरेज ज्यादा है, और स्टोरेज पॉइंट कौन सा है? लिवर और एडिपोज टिश्यू। ठीक है, और इनकी एक्सक्रीशन बहुत क्विकली होगी और इनकी बहुत कम स्टोरेज है, विद द एक्सेप्टेशन ऑफ द 2 विटामिन जिसमें से B12 है, वाई दिस इसको आगे डिस्कस करते हैं, और B6 है। बाकी वाटर सोल्यूबल विटामिन क्विकली बॉडी से स्टोर होंगे और निकल जाएंगे। ठीक है, अब डेफिशिएंसी की बात करें, व्हेन द विटामिन बोथ वाटर एंड द फैट सोल्यूबल इनटेक इज इनसफिशिएंट, जैसे ही इम्बैलेंस इनसफिशिएंट का नाम आ जाएगा तो यहाँ पे डाइटरी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर डेवलप होना स्टार्ट कर देंगी। डाइटरी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर डेवलप होना स्टार्ट कर देंगी, या डेफिशिएंसी डेवलप होगी इफ द deficiency is not in the advanced stage. The deficiency and the related symptom can be elevated by increase the intake of the vitamin. Sign and symptom तो आएंगे इस डिजीज के अंदर, but if it's in the initial stage, chronic stage में नहीं गई, तो हम लोग इसके साइन एंड सिम्टम को कंट्रोल कर सकते हैं बाय इंक्रीज द विटामिन इनटेक। और हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी कि दीज विटामिन मस्ट बी केम फ्रॉम द डाइट। अगर खुराक से भी नहीं आ रहे तो फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन होगा सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट की तरफ आते हैं। सप्लीमेंट जो है वो एक किस्म का दीज आर डेवलप्ड बाय कंसीडरिंग द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ द विटामिन्स। अगर हमारी खुराक में यहाँ तो खुराक से नहीं आ रहे प्रॉपर, यहाँ हो सकता है उस स्पेसिफिक विटामिन्स की से सेंसिटिव हो आपकी बॉडी, या देयर इज सम अदर रीजन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हों, या कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाइट फॉलो कर रही हैं कि खुराक से नहीं आ रहा प्रॉपर वो विटामिन्स, तो वी रिकमेंड द सप्लीमेंट ऑफ दिस स्पेसिफिक विटामिन्स। तो सप्लीमेंट इज द फॉर्म ऑफ द मेडिसिन और ड्रग्स जिसमें हम लोग किसी भी विटामिन की जो अमाउंट है बाय कीपिंग इन माइंड द रिकमेंडेशन, जो भी उनकी रिकमेंडेशन है उनके अकॉर्डिंग सप्लीमेंट तैयार किए जाते हैं, और डोज रिकमेंड की जाती है क्या दिन में आपने एक दफ़ा लेने हैं या आपने एवरी 15 डेज के बाद लेने हैं। तो इट्स डिपेंड अपॉन द डेफिशिएंसी कितने एक्सटेंट की होगी हुई है, कितनी क्रॉनिक है, और उसकी रिकमेंडेशन की बेस पे। लेकिन अलॉन्ग विद द सप्लीमेंटेशन सम विटामिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल एज अ फार्माकोलॉजिकल एजेंट। ओके, तो एक सप्लीमेंटेशन की हमने बात कर ली। सेकंड हम लोग अभी डिस्कस करेंगे मेगा डोज को। मेगा डोज जो होती है इसके अंदर हम कोई भी विटामिन रिकमेंड करते हैं देन द नॉर्मल रिक्वायरमेंट अमाउंट
much higher than typical human needs for vitamins. हम vitamins की बात कर रहे हैं तो amounts much higher than the typical human needs of the for the vitamins. ये एक प्रिस्क्राइब लेवल होता है डोज का, जिसमें हम लोग उस विटामिन्स का फंक्शनल प्रॉपर्टी यूज करते हैं. लाइक अगर मैं सप्लीमेंटेशन की बात करूं तो फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट आपको एबट फॉलिक एसिड जैसे अदर कंपनी के फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट मिल जाएंगे उन इंडिविजुअल्स को जिनको फॉलिक एसिड की या कह लें B9 की डेफिशिएंसी होती है. तो आप उनको फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट रिकमेंड करेंगे जो कि उनकी रिकमेंडेड अमाउंट के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे. लेकिन मेगा डोज को देखा जाए तो मेगा डोज में रिकमेंडेड अमाउंट को कंसीडर नहीं किया जाता. मेगा डोज में हमेशा जो उनका कंसंट्रेशन है किसी भी विटामिन्स की वो रिकमेंडेड अमाउंट से कहीं ज़्यादा होगी और हम लोग उसको नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे. वी प्रिस्क्राइब दीज विटामिन टू ट्रीट द डिजीज. किसी स्पेसिफिक डिजीज को ट्रीट करने के लिए उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द मेगा डोज ऑफ द नियासिन. नियासिन जो विटामिन है हमारे पास कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोडिंग ट्रीटमेंट. ऐसे इंडिविजुअल जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है उनको हम लोग नियासिन की मेगा डोज रिकमेंड करेंगे, नॉट जस्ट फॉर कि हमने उसकी डेफिशिएंसी को कवर करना है. हमने मेगा डोज इसलिए रिकमेंड की ताकि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सके, बिकॉज नियासिन हैव द कैपेसिटी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. बॉडी के अंदर इसको बनाने की कैपेसिटी ज़्यादा कर देता है, विच इज़ अ गुड फैट फॉर अस. ओके, हमने ये डिस्कस कर लिया ऑफ कोर्स डेफिशिएंसी. और नेक्स्ट हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों को, वाटर और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टॉक्सिसिटी. नाम से ही डिक्लेयर है फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स हैं जिनकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हैं, और वाटर सॉल्युबल वो हैं क्योंकि उसकी एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा है. हमने इनकी स्टोरेज पे भी डिस्कस किया कि वाटर सॉल्युबल विटामिन बहुत कम और मिनिमल कंसंट्रेशन में स्टोर होते हैं बॉडी में. टॉक्सिसिटी फ्रॉम द फैट सॉल्युबल विटामिन मोस्टली जो होती है वो विटामिन ए की हो सकती है, और दूसरा विटामिन डी है जिसकी मोस्टली होती है. लेकिन क्योंकि हम लोग अपना यहाँ पे देखा है तो हमारा सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम है, हम इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं या प्रॉपर हमें उस वेवलेंथ का नहीं पता विच इज़ रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब द विटामिन डी, तो हमारे अंदर विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी ज़्यादा है एशियन कंट्रीज़ में. तो विटामिन डी एंड विटामिन ए की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं इफ़ वी टेक द सप्लीमेंटेशन से ले रहे हैं या सन एक्सपोजर ज़्यादा है. लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना है, माइंड में रखना है कि टॉक्सिसिटी जो है विटामिन की वो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी रेयर टू अकर द टॉक्सिसिटी ऑफ द एनी टाइप ऑफ द विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन्स. बट द विटामिन्स आर दोज विटामिन्स इफ वी आर टेकिंग 5 to 10 times greater than the recommended amount. अगर हम लोग डेली लाइफ में उनके RDA से 5 से 10 गुना ज़्यादा ले रहे हैं, 5 to 10 times ज़्यादा ले रहे हैं, then there the chances to of the toxicity of the vitamins. अदरवाइज इनके चांसेस नहीं होंगे इतने, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की टॉक्सिसिटी के वैसे ही इतने चांसेस नहीं होते. उसके बाद हम लोग क्योंकि सिंपल ओवरव्यू ले रहे हैं विटामिन्स का, तो व्हाट आर द बेस्ट कुकिंग मेथड टू प्रिजर्व, कि हम लोग विटामिन के लॉस को कैसे बचा सकते हैं. तो आई एम गोइंग टू शेयर द सम प्रिजर्वेटिव मेथड्स एंड व्हाई दीज मेथड आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व द लॉस ऑफ द विटामिन इन द फ्रूट एंड द वेजिटेबल. तो यहाँ पे हमारे पास आएंगे प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेशन मेथड कौन कौन से हैं, और सेकंड व्हाई दिस मेथड आर इम्पोर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल कीप फ्रूट एंड वेजीज कूल अंटिल, जब तक आप इनको जब तक आपने खाने के लिए सर्व नहीं करना तब तक इनको आप
कूल टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज द इंजाइम, जो इंजाइम प्रेजेंट हैं इन फ्रूट्स एंड वेजीज बिगन्स टू डिग्रेड, डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी, डिग्रेड विटामिन्स once they are harvested, once they are, जैसे इनकी हार्वेस्टिंग होगी तो जो इंजाइम प्रेजेंट हैं, इंजाइम इन द फ्रूट एंड द वेजिटेबल डिग्रेड द विटामिन्स once they are the harvested, so chilling limits this process। जैसे ही इसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो इंजाइम जो कि डिग्रेड कर रहे थे, डिग्रेडेशन का प्रोसेस कर रहे थे विटामिन्स का, वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। सेकेंड वी हैव द अदर टिप्स टू प्रिजर्व द विटामिन्स इज द रेफ्रिजरेटर यूज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल in the moisture proof, in moisture proof airtight container, because the nutrient, why we prefer refrigerator, because the nutrient keep best, फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्टोर रहेंगे एट दिस टेम्परेचर, जो कि नियर टू फ्रीजिंग होगा, ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होगा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स स्टोर रहेंगे, एट द हाई ह्यूमिडिटी के लिए भी अच्छे हैं और अवे फ्रॉम द एयर। थर्ड वी हैव द अदर टिप्स, जिसके अंदर आपने ट्रिमिंग करनी है, मतलब लेट्स सपोज फ्रूट और वेजिटेबल को ट्रिम करना है, पील करना है और वॉश करना है, कट करना है फ्रूट एंड वेजिटेबल को, द मिनिमम करें, जितना कम कर सकते हैं उतनी कम उनकी कटिंग और पीसीस करें, जस्ट इनफ टू रिमूव द वो पार्ट जो कि उसका पील है या अनईडेबल पार्ट है उसको रिमूव करें, बाकी आप कटिंग कम से कम करें, बिकॉज द ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है फ्रूट्स या वेजिटेबल के अंदर विच ब्रेक डाउन द विटामिन्स, ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट द फ्रूट एंड वेजिटेबल विच ब्रेक डाउन द विटामिन्स फास्टर, जैसे कट करेंगे ऑक्सीजन का ज़्यादा एक्सपोजर होगा एटमॉस्फेयर के साथ और वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगी विटामिन्स को। तो व्हेन एवर पॉसिबल कुक द फ्रूट एंड द वेजिटेबल इन देयर स्किन, और पील के साथ अगर पॉसिबल हो सकता है। उसके अलावा है हमारे पास कि हमने मिनिमाइज करना है किसको, कुकिंग टाइम को, मिनिमाइज कुकिंग टाइम। इसके अंदर क्या है, प्रॉन्ग कुकिंग, बहुत लंबे अरसे तक या ओवरनाइट। अगर हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल को देखें तो इन एशियन कंट्रीज स्पिनिश, साग, मोरिंगा, हम लोग उसको ओवरनाइट वाटर के अंदर रख देते हैं बॉयल करने के लिए। तो जो प्रॉन्ग कुकिंग है एंड रीहीटिंग रिड्यूस द विटामिन कंटेंट। उसके अलावा वी आर एडिक्टेड और विच इज़ वेरी कॉमन इन आवर प्रैक्टिस टू ऐड द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जैसे ही ऐड करेंगे खुराक के अंदर, इससे क्या होगा, अल्कलाइन इन्वायरमेंट आ जाएगा। जो अल्कलाइन इन्वायरमेंट है फॉर ऑल द विटामिन इज नॉट गुड, इट डिस्ट्रॉय द वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन फ्रॉम द फूड, स्पेसिफिकली द B1 जिसे थायामीन कहते हैं, और उसके अलावा विटामिन डी, इनको डिस्ट्रॉय कर देगा अल्कलाइन इन्वायरमेंट विच इज केम फ्रॉम द बेकिंग सोडा। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अबाउट कि हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, जब भी कोई खुराक उसको लेट्स सपोज वेजिटेबल है हमने उसको बॉयल करना है तो हम लोग उसमें फैट थोड़े ड्रॉप ऐड कर देते हैं ताकि उनकी स्टिकी नेचर ना हो, आपस में वो मतलब बहुत ज़्यादा ओवर बॉयल ना हो। तो वी ऐड सम फैट कंटेंट इन द ड्यूरिंग द कुकिंग। तो इफ द अवॉइड द फैट, आपने क्या करना है, अवॉइड करना है additional adding of the fat to the vegetable during cooking if just plan to discard this water। अगर हमारा प्लान है कि हमने जिस पानी के अंदर उस वेजिटेबल को बॉयल किया है और उस पानी को हमने डिस्कार्ड कर देना है, तो वी ट्राई आवर बेस्ट वी नॉट ऐड द फैट कंटेंट इन दिस वाटर बिकॉज द फैट सॉल्युबल विटामिन विल लॉस्ट इन द डिस्कार्ड। जैसे आप लोग डिस्कार्ड करोगे उस पानी को तो फैट सॉल्युबल विटामिन इज आल्सो गोइंग टू डिस्कार्ड विद दिस वाटर। If you want to add the fat, do so after the vegetable are fully cooked। जैसे ही fully cooked हो जाएंगी या आपने proper उस पानी को drain out कर दिया, उसके बाद it is the best step to add the fat content। So this is the some tips for to preserve the water and the fat soluble vitamins को लॉस करने के लिए।
उसके अलावा हमारे पास जो मोस्टली विटामिन्स हैं लाइक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, उसका बॉडी के अंदर रोल होता है कोएंजाइम के लिए। तो आई एम गोइंग टू इनलिस्ट द सम टाइप ऑफ द विटामिन्स और उनके कोएंजाइम क्या होंगे। तो अभी ओवरव्यू ऑफ विटामिन्स में हमें सिर्फ यही चीजें चाहिए, इसको अभी देख लेते हैं। तो दीज आर द बी विटामिन्स और दीज आर द कोएंजाइम, कि कोएंजाइम के तौर पे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले वी हैव द थायामीन। थायामीन जो है वो बॉडी एज अ फंक्शन उसका होगा कोएंजाइम के तौर पे TPP, जिसे हम कहते हैं थायामीन पायरोफॉस्फेट। सेकेंड वी हैव द राइबोफ्लेवन। जो राइबोफ्लेवन है वो उसका बॉडी के अंदर कोएंजाइम जो होगा FAD एंड FMN, फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेवन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फ्लेवन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट वी हैव द नियासिन। तो नियासिन के लिए हमारे पास जो कोएंजाइम है NAD और NADP। ये जो कोएंजाइम है वो बॉडी में आएंगे निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। नेक्स्ट वी हैव द पेंटाथोनिक एसिड, जिसको B5 भी कहते हैं। पेंटाथोनिक एसिड इज यूज्ड इन द बॉडी एज द कोएंजाइम A। उसके बाद आता है हमारे पास बायोटीन, जिसको BH भी कहते हैं, बायोटीन। बायोटीन को हम लोग बॉडी में यूज करते हैं N कार्बोक्साइल बायोटिनाइल लाइसिन। इसको दोबारा एक दफा रीड कर लेते हैं, N कार्बोक्साइल बायोटिनाइल लाइसिन की फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट वी हैव द B6, जिसको पैराडॉक्सिन भी कहते हैं। बॉडी में ये कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करेगा, पैराडॉक्सल फॉस्फेट, पैराडॉक्सल फॉस्फेट। उसके बाद हमारे पास आता है फॉलिक एसिड, जिसको आप B9 भी कहते हैं, और ये बॉडी में एग्जिस्ट करता है THFA, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के नाम से। और लास्ट में हमारे पास आता है B12, जो आता है मिथाइल कोबालामाइन के नाम से। These are some vitamins and their coenzyme. I am going to revise. The thiamine is exist in the body in the form of the thiamine pyrophosphate, riboflavin, flavin adenine dinucleotide और flavin मोनोन्यूक्लियोटाइड के नाम से। नियासिन है हमारे पास, नियासिन के दो हमारे पास कोएंजाइम हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। उसके बाद B12 यहाँ पे लिख दिया है। तो इसका जो हमारे पास कोएंजाइम है B12 का, वो है हमारे पास मिथाइल कोबालामाइन। ओके, नेक्स्ट है B5। B5 का जो कोएंजाइम है वो कोएंजाइम A है। बायोटीन के कोएंजाइम है N कार्बोक्साइल बायोटिनाइल लाइसिन। B6 का है हमारे पास पैराडॉक्सल फॉस्फेट। B9 का है हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। These are the coenzyme or which is derived from the B complex vitamin. This is all about the today lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.